अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अमशोर और फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए, बच्चों की मेंटेनेंस के लिए, वाइफ की मेंटेनेंस के लिए, माँ बाप की मेंटेनेंस के लिए और न्यू कमर्स के लिए। क्योंकि मेरे जो एसोसिएट्स हैं, जूनियर्स हैं या जो न्यू कमर्स हैं, मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस का जो आगाज़ है वो फैमिली कोर्ट से करें। थोड़ी सी आसान है समझने के अंदर और ये आपको बहुत सारी टेक्निकलिटी से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस, अखराजात, ख़र्चा, नानो नफ़का। अब ये मेंटेनेंस का जो सेक्शन है ये बच्चों पर, अब बेसिकली हम मेंटेनेंस के अंदर पढ़ेंगे क्या या सीखेंगे क्या? हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ख़र्चा कितना लगेगा, ख़र्चा लगेगा या नहीं लगेगा, ये तो छोटी सी बातें हैं, डिस्कस हो जाएंगी। हम इसके अंदर जो मेजर चीज़ समझेंगे वो ये है कि आम तौर पर जो देखा गया है सोसाइटी में या जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था पास्ट, उसमें ये होता है कि ख़र्चे का केस करती है वाइफ बच्चों के लिए या अपने लिए, या कोई माँ करती है या बूढ़े माँ बाप करते हैं औलाद पर या वट। तो पूरा 6-7 माह साल जो है ख़र्चे का केस ही चलता है। आम तौर पर जो दूसरी पार्टी है, इधर वो शौहर है, हस्बैंड है, वाइफ ने केस किया अपने लिए या बच्चों के लिए, या फिर वो बच्चे हैं, माँ बाप ने केस किया है, या दोनों में से किसी एक ने केस किया है। जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाए तो दूसरी पार्टी जानबूझकर नहीं आती। एक्स पार्टी वो साल ये प्रोसीड नहीं चलेगी, उसके बाद हम सेटिसाइड की एप्लीकेशन देंगे तो साल वो गुजर जाएगा। अच्छा, इसके अंदर 90% मेरे जो दोस्त हैं वो ये एक काम नहीं करते जो उनको करना चाहिए, जिससे आप केस का फ़ैसला होने से पहले ही अपना ख़र्चा ना सिर्फ लगवा सकते हैं इंटरम ख़र्चा, बल्कि आप उस पार्टी को भी मजबूर भी कर सकते हो केस के अंदर आएगी। क्योंकि सारी बात जब उनका ख़र्चा लग जाएगा तो उसकी मजबूरी बन जाएगी केस में शामिल होना। आप उनकी प्रॉपर्टी, वो जॉब करता है कहीं पर, तनख्वाह मिलती है उसको, या कोई किराया आता है, या उसकी कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी अटैच करवा सकते हैं। इसको भी हम देखेंगे कि वो किस लॉ के तहत आप पेंडिंग सूट के अंदर ही एप्लीकेशन देकर ये काम करवा सकते हो। तो लिहाजा इस लेक्चर के अंदर हम जो पार्ट देखेंगे, ख़र्चा कौन ले सकता है, ख़र्चे का दावा कैसे फाइल होगा, पेंडिंग ऑफ सूट के अंदर, मेंटेनेंस ऑफ पेंडिंग जो सूट आपका है खर्चे के दावे का, इसके अंदर अभी सूट पेंडिंग है, फुली डिसाइड नहीं हुआ, तो आप कौन कौन सी एप्लीकेशन देकर केस को स्ट्रांगली होल्ड कर सकते हो, जल्दी खर्चा लगवा सकते हो। क्योंकि बेसिकली हम जब कोर्ट में जाते हैं तो हमारा मकसद जल्द से जल्द रिलीफ लेना होता है, लेकिन यूजली पाकिस्तान के अंदर, बल्कि इनफैक्ट पूरी दुनिया में ही, जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो थोड़ी सी डिले होती हैं, तो साल 6-7 माह 8 माह जो है इसी में गुजर जाते हैं। तो इसकी बजाय आपका जो साइल है वो साल, 1.5 साल, 2 साल रुलता रहे बेचारा, उससे बेहतर है कि आप ये एप्लीकेशन देकर जल्दी खर्चा इनिशिएट करवा लें। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त पहुँचती रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो हम ये दावा फाइल करते हैं मेंटेनेंस का, ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत हम फाइल करते हैं। कौन कौन फाइल कर सकता है? वाइफ, बीवी फाइल कर सकती है अपने खर्चे के लिए, अपने बच्चों के खर्चे के लिए। बूढ़े माँ बाप या इनमें से कोई भी फाइल कर सकता है अपने खर्चे के लिए। बूढ़े माँ बाप किन पे फाइल करेंगे? अपनी औलाद पे, जो उनके बेटे हैं। आम तौर के ऊपर जो मैंने इससे पहले केसेस किए वो बेटों के अगेंस्ट किए, जितने भी केसेस आए। तो वहाँ पर हमने एक केस माँ की तरफ से किया बेटों के अगेंस्ट। तो चूँकि पहले से सीख चुके थे ये फैमिली केसेस बहुत अरसा पहले करके, कि अब इसको हमने 2 साल 1.5 साल लटकाना नहीं है, हमने ऑन स्पॉट ही इस तरह की एप्लीकेशन देकर जो मेंटेनेंस है, ये जो खर्चा है, उसको रिकवर करवाना है। तो बीवी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बूढ़े माँ बाप औलाद के ख़िलाफ़ ये केस फाइल कर सकते हैं। अब आपने सूट फॉर मेंटेनेंस जो है वो फाइल कर दिया अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या माँ बाप के लिए, तो डेफिनेटली सूट होगा। उसके बाद अखबार इश्तिहार समन होंगे, देन फिर एक मौका दिया जाएगा, देन फिर एक मौका दिया जाएगा, दूसरी पार्टी नहीं आती। उसके बाद आपको एविडेंस के लिए बुलवाया जाएगा, आपकी एविडेंस होगी। तो इस प्रोसेस के अंदर आपको 7-8 माह का टाइम ईजिली लग जाएगा। अब आपने करना क्या है? जैसे ही आपने सूट फॉर मेंटेनेंस फाइल किया, खर्चे का दावा आपने फाइल किया, तो उसके साथ इमीडिएट विद इफेक्ट आपने एक एप्लीकेशन लिखकर देनी है। वो एप्लीकेशन आपने कब देनी है? जब अखबार इश्तिहार या समन हो जाए। तो लिहाजा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको एंड तक सुनिएगा। इसके अंदर मैं बहुत सारी इस तरह की टेक्निकलिटीज़ का जिक्र करूँगा, जिनको अप्लाई करके आप जल्द से जल्द खर्चा भी लगवा सकते हैं और अपने साइल को, और अगर आप साइल हैं, अगर आप रेडरेसल लेने के लिए गए हैं कोर्ट से, तो आप अपनी दाद रसी जल्द से जल्द करवा सकते हैं। आपको साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी 1-1.5 माह के अंदर ही आप अपने खर्चे को इनिशिएट करवा लेंगे।
तो लेक्चर को एंड तक जरूर सुनेगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए इसमें से, फिर बाद में आप ना कहना है कि जी ये चीज़ जो है वो मुझे नहीं पता चली, फिर आप लेक्चर के ऊपर आओ बाद में। तो तमाम चीज़ें इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा, जब आपका केस स्टार्ट हो गया, अखबार इश्तिहार या समन का जो प्रोसेस है, न्यूज़ प्रोक्लेमेशन वो हो गई, उसके बाद आपने एक एप्लीकेशन देनी है। वो एप्लीकेशन मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है थोड़ी सी, इसको क्लियर कर लीजिएगा। आप किसी भी रेलिवेंट लॉ को किसी भी रेलिवेंट लॉ के अंदर, मुतलका कानून को किसी मुतलका कानून के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हजानत मुमानत नहीं, और मैं बारहा इस चीज़ को इस्तेमाल कर चुका हूँ अपने केसेस के अंदर। जो आप एप्लीकेशन देंगे, सूट जो दावा आपने फाइल किया है वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत किया है, सेक्शन 9 के तहत। लेकिन जो आप एप्लीकेशन दोगे, अब हमने दावा जो है वो फाइल किया मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत। अब एप्लीकेशन हम वेस्ट पाकिस्तान फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1964 के तहत देंगे, सेक्शन 17। वो एप्लीकेशन मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं और आप भी इसको पढ़ लीजिएगा। 17A के अंदर है इंटरम ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। देखें, अब ये लॉ उसी लॉ की आगे फर्दर काइंड है। At any stage of proceeding in the suit of maintenance, the family court may pass an interim order for maintenance, whereunder the payment shall be made by the 14th of each month, following which the court may strike off the defense of the defendant and decree the suit. केस के किसी भी पहलू पर, फॉर एग्जाम्पल आपकी एविडेंस हो चुकी है, एविडेंस से पहले प्रोसेस है, अखबार इश्तिहार या समन हुए, तो वहाँ पर आप 17A की एप्लीकेशन देकर इंटरम मेंटेनेंस लगवा सकते हैं। मान लेते हैं कि जी आपने बच्चों का खर्चे का किया है, बीवी ने अपने खर्चे का किया है, या बूढ़े माँ बाप ने अपने खर्चे का किया है, तो बच्चों का खर्चा आपने डिमांड किया 20,000 रुपये। सपोज कर लेते हैं 3 बच्चे हैं, तो आप कहते हैं जी 60,000 रुपये मुझे इनका खर्चा दिया जाए। अब 60,000 खर्चा तब होगा जब आप एविडेंस भी अपनी कर लोगे मुकम्मल, और आप कोई ऐसी शहादत भी दोगे कि जो शोहर है या जो बेटा है या जिसके खिलाफ केस किया वो इतना कमाता भी है। जारी बात है, आपने उसकी कमाई के मुताबिक ही आपको खर्चा लगेगा ना। तो ये काम है एविडेंस के बाद का, जब आपकी फाइनल जिरा होगी, मुकम्मल बहस होगी, तो उसके बाद कोर्ट इसको डिटरमाइन करेगी। बट आप इंटरम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पहली डेट पर या दूसरी डेट पर भी दे सकते हो, अखबार इश्तिहार और न्यूज़पेपर के बाद। इससे होगा क्या कि कोर्ट एक ऑर्डर जारी करेगी इंटरम, जिसके अंदर आपको 20,000 खर्चा तो नहीं लगाएगी, लेकिन वक्ती कुछ अमाउंट का खर्चा, मान लेते जी एक बच्चे के लिए 7,000 का खर्चा लगा देती है कोर्ट, 10 का लगा देती है, जो आपने डिमांड की उसको मद्देनजर रखते हुए, या जो आपने बताया उसको मद्देनजर रखते हुए, तो एटलीस्ट आपको इनिशियली खर्चा आने लग जाएगा। इसके अंदर आपने करना क्या है, यहाँ पर आप एक, अगर आपको लगे कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है कि जी अक्सर जो माएँ हैं वो कहती हैं, या अक्सर मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं, हमारा शोहर क्या करता है, कहाँ कमाता है, या वो कहीं पर जॉब करता है, तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे निकलेगी या कैसे मिलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन। इसके लिए भी एप्लीकेशन है। इशू ये है कि हमारा जो क्लाइंट है वो तब बेचारा रुलता है जब उसकी जो काउंसिल है उसको बेसिक रिलीफ या बेसिक लॉ के ऊपर अबूर नहीं होता और वो उसको रिलीफ नहीं दिला पाते, जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइंट है, तो हमने अपने बतौर वकील हमने अपने क्लाइंट को जो हमारे पास आया है दादरसी के लिए, उसको रुलने नहीं देना, उसको हमने डिसपॉइंट नहीं होने देना, उसको हमने उसकी मर्जी के मुताबिक काम करवाना, और तमाम चीज़ें लॉ में मौजूद है। ऐसा कोई भी चीज़ कानून से बाहर नहीं जो हम कर रहे हैं कि जी ये कानून में नहीं, हर चीज़ कानून में है, बस हमें कानून को पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। तो लिहाजा आपने इंटरम एप्लीकेशन दे दी, कोर्ट ने उसका खर्चा लगा दिया। अच्छा, इंटरम ऑर्डर मेंटेनेंस के अंदर एक जो सबसे बड़ी बात है पंजाब अमेंडमेंट की, वो भी आपको बता दूं, ये बहुत टेक्निकल और खतरनाक चीज़ें हैं अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। अगर आप यूज़ ही नहीं करते, सिंपल आपने दावा फाइल कर दिया, जज को भी पता है कि वकील को कुछ नहीं आता, तो मैं बस जैसे करता रहूँगा वैसे चलता रहेगा, तो साल हर साल आपका एक एक केस जो है वो गुजर जाता है। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप अप्लाई करके जज को भी पता चले कि भाई वकील पढ़ा लिखा है, उसको पता है, वो उसने कोर्ट का जो है सर खाया हुआ है, तो वो भी मजबूर हो जाएगा आपके मुताबिक काम करने पर। जो इस इंटरम एप्लीकेशन की सबसे खतरनाक चीज़ है वो ये, इन द सूट ऑफ मेंटेनेंस द फैमिली कोर्ट शैल ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द डिफेंडेंट फिक्स इंटरम मंथली मेंटेनेंस फॉर वाइफ और अ चाइल्ड इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू पे द मेंटेनेंस बाय 14 डे ऑफ ईच मंथ। 14 दिन तक अगर जो डिफेंडेंट है वो खर्चा नहीं देता, द डिफेंस of the defendant shall struck off and the family court shall decree the suit for maintenance on the basis of averment in the plaint and other etc etc। अगर वो खर्चा नहीं देता 14 दिन के अंदर, तो उसका राइट भी स्टॉक ऑफ कर दिया जाएगा, और जो कोर्ट है वो उसको इमीडिएटली डिक्री कर देगी, आपको मजीद केस को आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक क्वेश्चन अक्सर आता है, औरतें हमारे पास क्लाइंट्स आती हैं, तो चूँकि औरत घर में रही होती है, उसको नॉलेज नहीं होता, वो कहती है कि जी मुझे नहीं पता मेरा शौहर क्या करता है, या उसकी कितनी तनख्वाह है, या कहाँ पर जॉब करता है, या जहाँ पर जॉब करता है मैं वहाँ पर गई, उन्होंने मुझे सैलरी स्लिप नहीं दी, मुझे उन्होंने कोई अटेंडेंस शीट नहीं दी, उन्होंने इनकार कर दिया, तो अब मैं क्या करूँ। इसका हल भी है आपके पास।
इसका हल ये है कि आपने ऑन स्पॉट कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देनी है 17B की। पावर टू कोर्ट टू इशू कमीशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब द कोर्ट में इशू अ कमीशन एग्जामिन एनी पर्सन मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड इंपैक्ट एनी प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स। उस शोहर की जो भी प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट्स है किसी भी तरह का, कोर्ट उसको भी मंगवा सकती है, लोकल इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकती है, उस शख्स को भी एग्जामिन करने के लिए लोकल कमीशन जारी करवा सकती है। तो जिससे आपको उस शख्स की एक्चुअल नेटवर्थ का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी एक्चुअली नेटवर्थ कितनी है, तो जिसके हिसाब से आप उसका खर्चा लगवा सकते हो। तो ये छोटी छोटी इस तरह की टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको आप मद्देनज़र रखते हुए इनके ऊपर ग्रिप करके आप अपने क्लाइंट को एक बेहतर और स्पीडी रिलीफ या इंसाफ दिलवा सकते हैं। और अगर आप साइल हैं तो आप इन चीज़ों का अपनी काउंसिल के साथ ज़रूर जिक्र कीजिएगा कि ये चीज़ें आप अपने केस के अंदर ज़रूर शामिल करें ताकि आपको स्पीडी और एक परफेक्ट मेंटेनेंस या परफेक्ट आपको जस्टिस इंसाफ मिल सके। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने सोशल सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि अगर कोई शख्स दुखी है, वो इस मुसीबत मुश्किल परेशानी के अंदर घिरा हुआ, तो उसकी दाद रसी हो सके। दोबारा हाजिर होंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।